तो इस यूनिट में 3 चैप्टर हैं, सेल चैप्टर है, बायोमॉलिक्यूल है और सेल डिवीजन है। और सेल चैप्टर की इस यूनिट में इंट्रोडक्शन में जो लिखा हुआ है, इससे इस बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था। सिर्फ 2 लाइनें सुन लीजिए और वो 2 लिख लीजिएगा, बस एनसीईआरटी से भी अंडरलाइन कर देंगे। एनसीईआरटी के चाहे ये वाली यूनिट स्टार्ट हो, चाहे इसके बाद वाली यूनिट स्टार्ट हो, सब जगह वही कहानी बताई गई है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए या उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का मत अलग अलग है, जिसमें 2 मेन अप्रोच हैं। एक अप्रोच है मॉलिक्यूल के लेवल पर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। मॉलिक्यूल के लेवल पर जाओगे तो कहोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके बायोलॉजी को समझा जाए, इसको फिजिको केमिकल अप्रोच कहते हैं, एक ऑप्शन। दूसरा है सिस्टमिक अप्रोच या ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। एक एक मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन जब मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो उससे नई प्रॉपर्टी भी तो बनती है, जिसको इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। तो सिस्टम बायोलॉजी कहती है कि जो इमर्जेंट प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल की, उससे बायोलॉजी को समझना ज़्यादा आसान है। हमको जज नहीं बनना है, हमको आंसर देना है। एक है फिजिको केमिकल अप्रोच, जिसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं, और एक है सिस्टम अप्रोच या ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच, जिसमें इंट्रैक्शन होता है। तो सिर्फ 2 बातें हैं यहाँ, बायोलॉजी के समझने की 2 मेन अप्रोच हैं। एक है फिजिको केमिकल अप्रोच, और अगर फिजिको केमिकल अप्रोच का इस्तेमाल किया गया तो उसको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। और एक है कि जिसमें मॉलिक्यूल के इंट्रैक्शन से इमर्जेंट प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बायोलॉजी को समझा जाए, उसको सिस्टम अप्रोच कहते हैं या सिस्टमिक बायोलॉजी कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच है। तो मैं 2 लाइनें लिख रहा हूँ, पहले वो लिख लीजिए, फिर अभी एनसीईआरटी से इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो जैसे लिख रहा हूँ ऐसे लिख लीजिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म को या लिविंग फेनामिना को समझने के 2 अप्रोच हैं। एक है फिजिको केमिकल अप्रोच, और फिजिको केमिकल अप्रोच का मतलब है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात की जाए या मॉलिक्यूलर लेवल पे बात की जाए, और इसी को कहते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। दूसरी अप्रोच है ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। इसमें ऑर्गेनिज्म एज होल की बात की जाती है, टोटल ऑर्गेनिज्म की बात की जाती है, और इसे कहते हैं सिस्टम बायोलॉजी। तो 2 मेन अप्रोच हैं, एक सिस्टम बायोलॉजी, एक रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। इसी साल ये वाला क्वेश्चन आया था। फिजिको केमिकल अप्रोच का मतलब होता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट यूज करिए
बायोलॉजी एक्सप्लेन करने में, बायोलॉजी एक्सप्लेन करने में फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर इस्तेमाल की गई तो उसी को हम कहते हैं क्या, फिजिको केमिकल अप्रोच। इतना लिख लीजिए, फिर पैराग्राफ अंडरलाइन कर लेते हैं। छूट गया? एक तो ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, सेल थ्योरी क्रिएट ए सेंस ऑफ मिस्ट्री अराउंड द लिविंग फिनोमेना। अब लिविंग फिनोमेना दो होंगे, या तो फिजियोलॉजिकल या तो बिहेवियरल। यहां से अंडरलाइन करिए, फिजिको केमिकल अप्रोच, और यूज करना है सेल फ्री सिस्टम टू। अब इसको इस्तेमाल करके समझने का प्रयास किया जाएगा बहुत सारी। तो किस लेवल पर समझेंगे? मॉलिक्यूलर टर्म अप्रोच स्टेबलाइज बाय एनालिसिस ऑफ लिविंग कंपाउंड एलिमेंट एंड कंपाउंड। वी विल, जनरल कहानी लिखते गए हैं, सीधे अंडरलाइन क्या करेंगे, सीधे यहां से अंडरलाइन करेंगे, फिजिको केमिकल अप्रोच टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। बस यही चार लाइनें केवल अंडरलाइन करनी थी। सिस्टम बायोलॉजी यहाँ नहीं लिखा है, अब ह्यूमन फिजियोलॉजी जो यूनिट है उसके पहले जो है उसमें लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन तो कहीं से भी बन जाएगा। तो सिर्फ दो बातें याद रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के कई अप्रोच हैं, एक है रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, एक है सिस्टम बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी मॉलिक्यूल के लेवल पे बात करना चाहता है, एक एक मॉलिक्यूल को समझना चाहता है, जबकि सिस्टम बायोलॉजी कहती है कि जब मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो नई प्रॉपर्टी निकलेंगी, वही लिविंग की प्रॉपर्टी होंगे। ठीक है, हमको जज नहीं बनना है, हमको दोनों अलग अलग बातें अलग अलग बताना है। इनके बारे में यहाँ जो लिखा है कुछ क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं, जैसे पूरा नाम GN रामचंद्रन, इन्होंने किस फील्ड में काम किया है, तो कहोगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर में काम किया है। ये फाउंडर हैं किसके, तो मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। इन्होंने डिस्कवरी की थी, क्या लिखा है, हिज डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, किसका, कोलेजन। तो ये अच्छा सवाल है, क्या डिस्कवर किया था, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन प्रोटीन। और इनकी डिस्कवरी कहाँ छपी थी, नेचर मैगजीन में। कब छपी थी, 1954 में। और इन्होंने क्या कराया था, तो इन्होंने प्रोटीन का कन्फर्मेशन को अलाउ किया था, और इसको किस पर एक्सप्लेन किया था, रामचंद्रन प्लॉट। फिर इसके बाद इनका जन्म कब हुआ, तो अक्टूबर 8, 1922। कहाँ, इससे बहुत मतलब नहीं है। इनके फादर क्या करते थे, इससे भी कोई बहुत मतलब नहीं है। अंततः इन्होंने ग्रेजुएशन किया कब, 1942 में। कहाँ से,
और लिखा टॉप रैंकिंग स्टूडेंट बीएससी हॉनर्स किए, फिजिक्स से किए, ठीक है। फिर उस कहाँ से किए थे? यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। फिर इनको पीएचडी देखो कहाँ से मिली है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिली है। कब मिली है? 1949। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइल एट कैम्ब्रिज, इनकी मुलाकात एक वैज्ञानिक से हुई जिनका नाम लाइनस पॉलिंग है, और इनके काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। लाइनस पॉलिंग ने काम क्या किया है? तो मॉडल दिया है क्या? अल्फा हेलिक्स एंड बीटा सीट। अभी आगे हम लोग प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स होते हैं और बीटा सीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं। तो ये दोनों काम इनके हैं, इनका काम नहीं है, ये मत बता दीजिएगा। अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट किसने बताया? लाइनस पॉलिंग। कोलेजन का स्ट्रक्चर बताने में, कोलेजन का स्ट्रक्चर बताने में इनके द्वारा बताए गए स्ट्रक्चर का बड़ा इस्तेमाल किन्होंने किया? रामचंद्रन। और फिर खत्म हो गए कब? 78 साल की एज में। तो क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या है? पहला सवाल ये है कि इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? तो ये कहोगे ये डिस्कवर किया था ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। कौन सी? कोलेजन प्रोटीन। और किस मैगजीन में पब्लिश हुई थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, नेचर। इन्हीं के नाम पर क्या यूज किया गया है? रामचंद्रन प्लॉट यूज किया गया है। इनको पीएचडी कहाँ से मिली? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मिली। वहीं इनकी मुलाकात किससे हुई? लाइनस पॉलिंग से। और उन्होंने क्या किया है? अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट। इतने क्वेश्चन हैं, आप निकाल के अपनी कॉपी में अलग से लिख लीजिएगा, कम से कम इतने तो आप याद रखिएगा। अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम वेटेज की बात करें तो वेटेज 3 क्वेश्चन का है इस चैप्टर का। कभी 3 आ जाते हैं, कभी 4 भी आ जाते हैं, कभी 2 भी आ जाते हैं। कुल मिलाकर के 2-3 क्वेश्चन इसके हैं, 3 से 4 क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल के हैं, और 2 से 3 क्वेश्चन सेल डिवीजन। तो 3 3 6 4 10, ये पूरी यूनिट 10 क्वेश्चन की है। मतलब मोटा मोटा 10 से 11 क्वेश्चन का वेटेज इस पूरी यूनिट का है। इसमें 2-3 क्वेश्चन इसके हैं, 2 ही 3 क्वेश्चन सेल डिवीजन के हैं, बाकी क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल। जैसे इस बार भी बायोमॉलिक्यूल के 4 क्वेश्चन आए थे, पिछली बार 6 क्वेश्चन आ गए थे, तो बायोमॉलिक्यूल से काफी क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर का नाम डालिए। सभी चैप्टर में बगैर हेडिंग के कुछ ना कुछ लिखा रहता है, यहाँ भी लिखा हुआ है। तो चैप्टर का नाम डालिए, हेडिंग इंट्रोडक्शन। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अब कुछ लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे, फिर अभी लिखने का टाइम देंगे। दुनिया में चीजें 2 प्रकार की हैं। एक है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग को कहते हैं इनएनिमेट, और इनको कहते हैं एनिमेट। एनिमेट का मतलब जिसमें जान हो, और इनएनिमेट का मतलब जिसमें जान ना हो। तो पहला सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग या एनिमेट में है, और वही चीज नॉन लिविंग या इनएनिमेट में नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो लिविंग को लिविंग बनाती है, या ऐसी कौन सी चीज है जिसके ना होने से लिविंग की जगह क्या लिख दिया गया है? नॉन लिविंग। तो मेन आंसर सेंस ऑफ सेल। एब्सेंस ऑफ सेल। लेकिन सिर्फ सेल के एब्सेंस होने से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे देखो, ये पेपर है, बताओ लिविंग है कि नॉन लिविंग? इसमें सेल है कि नहीं है? इसमें सेल है, सेल है, फिर भी ये नॉन लिविंग है। क्यों? ये सेल प्लांट पार्ट पल्प से ही तो बनता है, इसका मतलब इसमें सेल तो होंगी ही। तो अगर ये
सेल है फिर भी नॉन लिविंग है, इसका मतलब ये है कि किसी में सिर्फ सेल हो जाने से कोई लिविंग नहीं होता है। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें तो सेल ही नहीं है। पहला सवाल, अगर किसी में सेल नहीं है तो वो कन्फर्म नॉन लिविंग है, उसमें कोई शक ही नहीं। सेल नहीं, लिविंग नहीं। लेकिन सेल होने के बाद भी कोई नॉन लिविंग हो सकता है, जैसे वुड, उसमें सेल है लेकिन वो नॉन लिविंग है, क्योंकि लिविंग होने के सिर्फ सेल प्रॉपर्टी नहीं है। अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग में पहली बात है सेल होना, लेकिन सेल के अंदर दूसरी बात है मेटाबॉलिज्म होना, और तीसरी है कॉन्शियसनेस होना। सेल का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। तो अगर हम किसी को लिविंग कहना चाहते हैं तो उसमें सेल होनी चाहिए, सेल के साथ सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए? कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रिस्पांस देना। अगर कोई स्टिमुलस मिले तो रिस्पांस देगा, नॉन लिविंग रिस्पांस नहीं देगा। तो सेल होनी चाहिए, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए, इसके अलावा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। पहली शर्त है सेल होनी चाहिए। तो यदि सेल ही नहीं है तो कंफर्म क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि ऐसी कोई भी चीज जिसमें कंप्लीट सेल ना हो वो निश्चित ही क्या होगी? नॉन लिविंग होगी। अभी लिखना नहीं। तो ऐसी कोई भी थिंग, एनीथिंग दैट नॉट हैव कंप्लीट सेल, अगर उसमें सेल नहीं है तो यह सुनिश्चित है कि यह क्या होगी? नॉन लिविंग हो जाएगी। पहला सवाल। तो पलट देते हैं कि दुनिया में जितने भी लिविंग हैं उन सब में क्या होगी? सेल होगी। तो सेल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर सेल है तो कितनी हैं? तो जरा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टीसेलुलर। नाम ही से पता चल रहा है कि इसमें कितनी सेल है। इसमें सिंगल सेल है, जबकि इसमें मेनी सेल है। अब एक बड़ी समस्या आ गई है। अगर मान लेते किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में केवल एक ही सेल है तो उस एक ही सेल को सारे काम करने पड़ेंगे। उसी को डाइजेशन, उसी को रेस्पिरेशन, उसी को सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, उसी को रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो फिजियोलॉजिकल या जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सिंगल सेल अगर कर लेगी तभी वो ऑर्गेनिज्म क्या होगा? यूनिसेलुलर होगा। और हम लोगों में मल्टी सेलुलर की स्थिति क्या है? हमारे में काम का बंटवारा है। हम लोगों की बॉडी में लाखों सेल हैं, तो अलग अलग सेल का काम भी तो अलग अलग है। लिवर की सेल अलग काम कर रही है, किडनी की सेल अलग काम कर रही है, ब्रेन की सेल अलग काम कर रही है। तो जैसे ही ज्यादा सेल होंगी वैसे ही काम का बंटवारा हो जाएगा। और वैसे एक चीज आपको देखने को मिलेगी, हमारे शरीर की एक अकेली सेल जिंदा नहीं रह सकती है, क्योंकि हमारे शरीर में एक सेल दूसरे सेल पर डिपेंड है। जैसे लोग फेफड़े पर डिपेंड है ऑक्सीजन के लिए, हार्ट पर डिपेंड है ब्लड के पंपिंग के लिए। तो इनडिपेंडेंट किसी एक सेल का अकेला अस्तित्व किसमें संभव है? तो यूनिसेलुलर में संभव है। क्यों? क्योंकि यहाँ अकेली ही सेल सब कुछ कर लेगी, जबकि यहाँ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होती है, और इसकी खास बात यह है कि इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है। इसकी एक और खास बात है, ये परफॉर्म कर लेती है ऑल एक्टिविटी ऑफ लाइफ। जीवन चलाने की जितनी एक्टिविटी होनी थी वो सारी ये कर लेगी, इसी नाते इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस संभव है। यहाँ खास बात क्या है? यहाँ डिवीजन ऑफ लेबर होगा।
डिफरेंट फंक्शन कौन करेगा, डिफरेंट सेल करेगी, इसी नाते यहाँ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगा। फिर सवाल आखिरी ये है कि सेल है क्या। तो हाई स्कूल या उससे पहले से ही रटे आ रहे हो क्या, ये बेसिक यूनिट है किसकी, लाइफ की, या फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कह सकते हो। सेल बेसिक यूनिट भी है, फंडामेंटल भी है, स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल यूनिट है। इतना लिखो पहले। तो कुछ साइंटिस्ट के बारे में देख लेते हैं, जिसमें पहले साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक। ₹1665। हमारे साथी लिखते चलेंगे, सुनते चलेंगे, रटने वाले केवल सवाल हैं। सवाल है कि इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान के पिता इन्हीं को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंपॉर्टेंट काम किया है। इन्होंने टर्म सेल दिया, सेल दिया इन्हीं का शब्द है। कहां से? फ्रॉम लैटिन, और लैटिन जो शब्द था उसका वो सेला था। तो सेला से इन्होंने क्या दे दिया, सेल दे दिया। दूसरा, इन्होंने ही, बातचीत ना करें, डिस्कवरी की किसकी, सेल की। सेल नाम भी इन्हीं का दिया है, डिस्कवरी भी इन्हीं की है। अब डिस्कवरी किससे की थी? तो इन्होंने एग्जामिन किया था थिन सेक्शन ऑफ बॉटल कार्क। बॉटल का पहले ढक्कन लकड़ी का होता था, उसके पतले पतले सेक्शन काटे और उसको एग्जामिन किया था अंडर माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप इनकी अपनी बनाई हुई थी, खरीद के नहीं लाए थे। तो क्या इनको दिखाई पड़ा था? देखो, तो इनको दिखाई पड़े थे ऐसे ऐसे हालो स्पेस। ऐसे ऐसे स्पेस इनको दिखाई पड़े थे। तो क्या दिखाई पड़ा था? हालो स्पेस दिखाई पड़ा था, जिसके लिए इन्होंने शब्द यूज किया था सेलुली। और इस पूरी कहानी को अपनी एक किताब जिसका नाम माइक्रोग्राफिया है उसमें पब्लिश किया था। तो इन्होंने एक बुक लिखी है, माइक्रोग्राफिया, और ये बुक छपी थी सन 1665 में। इसी नाते क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सेल की खोज कब की गई, तो आंसर देंगे क्या, 1665। तो अगले साइंटिस्ट हैं एंटोन वान लिवेनहॉक। एंटोन वान लिवेनहॉक, इन्होंने काम सन 1674 में किया है। काम क्या है? तो सबसे पहले लिखते चले
फर्स्टली सा एंड डिस्क्राइब लाइव सेल। अगर कहीं क्वेश्चन एग्जाम में ये आ जाए, फर्स्टली सा सेल, तो आंसर क्या देंगे? रॉबर्ट देंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही लाइव क्वेश्चन में लिखा होगा वैसे आंसर बदल जाएगा। क्या? एंटोन वान लीवेनहॉक। तीसरे वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट ब्राउन, 1831। दो काम किए, डिस्कवर न्यूक्लियस, एज सेल ऑर्गेनेल, और नाम न्यूक्लियस भी इन्हीं का दिया है। आज मंडे है, फ्राइडे को केमिकल कोऑर्डिनेशन का टेस्ट है। तो अभी केमिकल होगा, फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस, फिर रेस्पिरेशन, उसके बाद कंबाइंड है। तो उसके बाद कंबाइंड 8 चैप्टर का टेस्ट है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पुराना पढ़ते चलिए। एक शेड्यूल बना लीजिए कि चाहे आधे घंटे चाहे 10 ही मिनट पुराना पढ़िए, लेकिन 10 मिनट भी अगर पुराना पढ़ेंगे तो वो 8 चैप्टर तब तक पढ़ जाएंगे जब तक कंबाइंड होगा। चलो देखें कैसे एनसीईआरटी में लिखा है। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमको दो चीजें दिखाई पड़ती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो कह रहा है आपको आश्चर्यचकित होते होंगे और अपने आप से पूछते होंगे क्या, कि ऐसी कौन सी चीज है जो बनाती है किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग, या ऐसी कौन सी चीज है जो इन एनिमेट थिंग मतलब नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती है, जो लिविंग में होती है। तो आंसर इसका क्या मिलता है? प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कौन सा? सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सभी लिविंग में क्या पाई जाती है? सेल। बस संख्या कितनी होगी? या तो सिंगल, तो नाम क्या रख दोगे? यूनिसेलुलर, और हो सकता है ढेर सारी सेल हो तो नाम क्या रख दोगे? मल्टी सेलुलर। किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ये विशेषता होती है कि उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकेली सेल जिंदा रह सकती है, हम लोगों के आर्गन की एक सेल जिंदा नहीं रह सकती है क्योंकि वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट है। लिवर की सेल लंग्स की सेल पर डिपेंडेंट है O2 के लिए, और हार्ट की सेल पर डिपेंड है पंप के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। तो लिवर की भी जिम्मेदारी है कि वो कुछ और काम करेगा। तो हमारे शरीर में एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, जबकि यहाँ एक ही सेल है और उसी को सारे काम करने हैं। तो क्या संभव है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। और क्यों संभव है? क्योंकि ये परफॉर्म करते हैं एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसको क्या नहीं कहोगे? उसको आप इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कहोगे। कम से कम एक सेल तो होनी ही चाहिए। सेल इज ए फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंटोन या एंटोनी वान लीवेनहॉक सबसे पहले देखा भी और सबसे पहले डिस्क्राइब भी किया। बस ये याद रखिएगा, क्या? लाइव सेल। इसी कड़ी में आए रॉबर्ट ब्राउन, लिखा है बाद में, तो काफी बाद में है। कहाँ? ये 1674 में काम किया, 1831 में, तो काफी समय है।
70-75 साल बाद काम किए, क्या, न्यूक्लियस को डिस्कवर किए। एक लाइन ये। फिर जब माइक्रोस्कोप की खोज हुई, माइक्रोस्कोप की खोज हुई और उसके बाद जब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया तो सभी वैज्ञानिकों को फिर दिव्य दृष्टि मिल गई और चुन चुन के छोटे छोटे ऑर्गेनेल भी दिखाई पड़ने लगे। जरा एक लाइन बढ़ा लीजिए कॉपी में, ये बढ़ा लीजिए, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, और उसके आगे एरो कर दीजिएगा ऐसे, इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, पहले माइक्रोस्कोप की खोज हुई, फिर एरो करके लिखिए इंप्रूवमेंट, और क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप, एरो, इंप्रूवमेंट, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर एरो। उससे क्या पता चला, तो उसे पता चल गया स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल, स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ सेल। चलिए अब हम लोगों को रियल में चैप्टर स्टार्ट करना है, यहां से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालें सेल थ्योरी, और अभी कुछ लिखेंगे नहीं, सुनेंगे केवल। रटने वाले सवाल, अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल थ्योरी की हाइपोथेसिस प्रपोज्ड बाय, और फिर क्वेश्चन पूछा जाए सेल थ्योरी फार्मुलेटेड बाय, और सेल थ्योरी फाइनल शेप बाई, तो तीनों के आंसर अलग अलग हैं, बताओ। तो अगर प्रपोज्ड बाई होगी तो आंसर दीजिएगा स्वान, और अगर फार्मुलेटेड होगी तो स्लाइडेन, और फाइनल शेप होगा तो इतना लिखो पहले। और ईयर याद रखिएगा, इनका ईयर कौन सा है, 1829, और इनका ईयर है 1855, और ये 1838 और 1839 दोनों एक साथ। देखें इधर, अभी लिखेंगे नहीं, साल है 1838, वैज्ञानिक का नाम मैथियास स्लाइडेन। ये थे कौन, जर्मन बोटेनिस्ट। अब अगर कोई बोटेनिस्ट होगा तो किसकी स्टडी करेगा, तो इन्होंने एग्जामिन किया प्लांट्स को, तो इनको जो मिला उन्होंने ये बताया। इन्होंने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाई जाती हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, और उसी से बनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू। तो जब प्लांट का इन्होंने स्टडी किया तो किसी पर्टिकुलर प्लांट की जो बॉडी है
उसमें इन्होंने बताया डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होती हैं और उसी से बनता है प्लांट टिश्यू बनते हैं। इतना लिखो। एनसीईआरटी में लिखा है कि लगभग उसी समय का मतलब 1838 का मान लेते हैं दिसंबर है और 1839 का मान लेते हैं जनवरी में है। तो ईयर तो बदल गया है, समय लगभग आसी पास का है, तो उसी समय, लेकिन ईयर बदल गया। कौन सा? सन हो गया 1839, 1839, और वैज्ञानिक भी बदल गए। कौन से? थियोडोर स्वान। और ये थे कौन? जर्मन जूलॉजिस्ट। लिस्ट हो। अच्छा, ये साल ही नहीं बदला है, ये देश भी अपना बदल दिए। पिछले 15-20 साल से ये ब्रिटेन में रह रहे थे, अभी जल्दी ही इन्होंने अपनी नागरिकता बदली है और ये जर्मनी चले गए हैं। हमको ये समझ आ रहा है कि जैसे नागरिकता अभी बदले हैं, मरे कब होंगे ये। मतलब 1839 में काम किए हैं तो 1860, 70, 80 में खत्म ही हो गए होंगे, तो नागरिकता अभी 2025 में कैसे बदल गई है? मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, तुम भी नहीं समझ पाओगे, लेकिन बदल दिया इन्होंने, अपना देश बदल दिया। काफी दिनों से कहाँ रह रहे थे? ब्रिटेन में रह रहे थे, वहां जूलॉजिस्ट थे, फिर वहां से उन्होंने इस्तीफा दिया, जर्मनी गए और जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए हैं। ठीक है, इतनी बड़ी कलाकारी एनसीईआरटी वाले कहे हैं। मतलब या तो पहले गलत पढ़ाते थे या तो अब गलत पढ़ाना शुरू किए हैं। अब चूंकि जूलॉजिस्ट हैं तो भाई क्या करेंगे? स्टडी करेंगे प्लांट की, प्लांट की काहे करेंगे? एनिमल की करेंगे। स्टडी करेंगे एनिमल की। तो जब एनिमल की स्टडी की तो उन्होंने कहा, अभी लिखिए नहीं, कि जो एनिमल सेल होती है उसमें पाई जाती है थिन आउटर लेयर। कहा ये थिन आउटर लेयर क्या है? कहा हमें पता नहीं है, लेकिन बाहर पतली एक लेयर पाई जाती है। बाद में आज पता चला, सन कब सा है 1839, बाद में पता चला कि जिसको ये थिन आउटर लेयर कह रहे थे उसी को आज क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब इन्होंने कहा कि इसी एनिमल सेल में बाहर एक पतली लेयर पाई जाती है। तो इनके मन में जिज्ञासा हुई कि क्या ये पतली लेयर प्लांट सेल में भी होती है। तो इसी कड़ी में इन्होंने क्या किया? स्टडी कर लिया। प्लांट्स, जब प्लांट्स की स्टडी किया तो वहां प्लांट सेल मिलेंगी। तो जब प्लांट सेल इन्होंने देखा तो इनको वहां उनको पतली लेयर नहीं मिली, और क्या मिल गई? तो इन्होंने यहां पर प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल है, और ये यूनिक कैरेक्टर है। अभी लिखो नहीं, सुन लो, चीजों का एक फ्लो है, तभी याद रहेंगे, वरना याद नहीं रहेंगे। सबसे पहले इन्होंने एनिमल की स्टडी की, एनिमल सेल की स्टडी की, तो बताए कि एनिमल सेल में बाहर एक पतली लेयर पाई जाती है। लोगों ने पूछा क्या है? कहा नहीं पता है। बाद में आज के हिसाब से वो क्या निकली? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन निकली। लेकिन उसी के समय इनके मन में जिज्ञासा हुई कि क्या वो पतली लेयर प्लांट सेल में भी होती है। तो प्लांट सेल में उनको वो पतली लेयर नहीं मिली, क्योंकि सेल वॉल तो मोटी लेयर होती है। तो बाहर इनको क्या मिल गई?
सेल वॉल मिल गई। तो किसी प्लांट सेल में सेल वॉल का पाया जाना उसकी एक यूनिक कैरेक्टर है, ये किसने बताया? तो आंसर क्या देंगे? स्वान। अब चूंकि स्टडी दोनों की कर चुके थे तो इन्होंने हाइपोथेसिस दे दिया, इन्होंने प्रपोज किया क्या? हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस देखो कहे क्या, तो इन्होंने कहा कि बॉडी चाहे जिसकी हो, बॉडी ऑफ प्लांट और क्या एनिमल किसकी बनी होती है? सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। अब चूंकि एक ही देश के दोनों वैज्ञानिक हैं तो दोनों की आपस में मुलाकात हो गई, तो फिर दोनों लोग मिल गए। पहले कौन से थे? स्लाइडेन, और अब कौन से हैं? स्वान। तो दोनों लोग मिल गए टुगेदर। कौन आ गए? स्लाइडेन एंड स्वान। अब एक साथ जब आ गए तो इन्होंने फार्मूलेट कर दिया। क्या फार्मूलेट किया? सेल थ्योरी। और कहा यही जो ऊपर लिखी है, क्या कहा कि प्लांट और एनिमल की बॉडी किसकी बनी होती है? सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल की बनी होती है। इनकी बात को लोगों ने बहुत पसंद किया, पूरी जर्मनी में इनकी चर्चा हुई। लेकिन 2-3 सवाल थे जिनका जवाब ये नहीं दे पा रहे थे। जैसे पहला सवाल, कहा सभी ऑर्गेनिज्म का शरीर सेल का बना होता है, ठीक है, तो वायरस में तो सेल नहीं है, तो बताओ लिविंग है कि नहीं है? तो कहा वायरस एक्सेप्शन है, क्योंकि हर लॉ का एक्सेप्शन होता है। तो कहना हाँ ठीक भाई मान लेते हैं, तो वायरस तो हो गया एक्सेप्शन, उसमें सेल पाई नहीं जाती है। कहा अच्छा ठीक है, जिनमें जिनमें सेल है वो बनती कैसे है, आती कहाँ से है? तो कहा हमको नहीं पता है। तो इन्होंने सेल थ्योरी को फार्मूलेट तो किया, दुनिया के सामने रखा भी, लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाए। क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए? कैन नॉट एक्सप्लेन। तो ये नहीं बता पाए हाउ न्यू सेल फॉर्म्स, ये दुनिया को नहीं बता पाए। लेकिन फिर भी इनके काम की काफी सराहना हुई। समय बीतता चला गया। ये समय कौन सा है? 1839-40। फिर 10 साल गुजर गए, 5 साल और गुजर गए, और आ गया क्या? 1855। तो जब 1855 आए तो वैज्ञानिक बदल गए, और वैज्ञानिक का नाम रुडोल्फ विर्को। पहले इतना लिखो, साल बदला, कौन सा आ गया? 1855। यहां तक सबका हो गया है। इन दोनों लोगों ने मिल के क्या किया था? फार्मूलेट किया था। और फार्मूलेट में यही बात फिर रिपीट भी किए थे, लेकिन क्या नहीं बता पा रहे थे कि ऑर्गेनिज्म की जो सेल है वो आती कहां से है, नहीं पता था। शुरू करें। तो फिर साल बदला, वैज्ञानिक बदले, और पेज बदल गया। देखो साल कौन सा आ गया? 1855। वैज्ञानिक का नाम रुडोल्फ हिटलर। हाँ भाई, उनके नाम में रुडोल्फ था, इनके नाम में भी रुडोल्फ है, बस वो रुडोल्फ कुछ और थे, ये रुडोल्फ कुछ और है। रुडोल्फ विर्को। उन्होंने क्या किया? तो ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने दुनिया के सामने सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया। क्या क्या एक्सप्लेन किया? कि जो सेल है वो डिवाइड करती हैं। कहा ये कौन सी घटना है? तो कहा देखिए ऐसे है, जैसे मान लेते हैं कोई एक सेल है, ये डिवाइड करके 2 सेल बना लेंगे, फिर ये दोनों डिवाइड कर जाएंगे, तो इससे 2 बनेंगे और इससे 2 बनेंगे, 4 सेल। कहा सेल डिवाइड करते हैं और इसी से सेल का वंश बढ़ता है। वंश बढ़ने को कोशिका वंशावली
या अंग्रेजी में सेल लिनिएज कहते हैं। तो ये क्या है? कोशिका वंशावली या सेल लिनिएज। तो पहली बात तो ये बताई कि सेल डिवाइड करती है। कहा जब सेल डिवाइड करती है तो हर नई सेल, ये क्या है? न्यू सेल, और ये पहले से मौजूद सेल है। तो हर नई सेल, प्रत्येक नई सेल कहां से बनती है? तो कहोगे पहले से मौजूद सेल से। और कैसे बनती है? सेल डिवीजन से। तो दूसरी चीज क्या एक्सप्लेन किया? कहां से? प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने फ्रेज यूज किया क्या? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये भी पूछा गया सवाल है कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा, और इसका मतलब ये है न्यू सेल कहां से बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो दो बातें बताई इन्होंने। एक तो कहा कि सेल डिवाइड करती है, और नई सेल कहां से बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उस सवाल का जवाब मिल गया कि सेल कहां से आती है। इसी नाते रुडोल्फ विर्को ने क्या किया? मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई कर दिया हाइपोथेसिस ऑफ सेल थ्योरी ऑफ इसकी साइडेन एंड स्वान। इन सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके क्या दे दिया? फाइनल शेप या फाइनल सेल थ्योरी। फाइनल सेल थ्योरी एक स्पेशल टर्म है, इसको सेल डॉक्ट्राइन कहते हैं। सेल डॉक्ट्राइन ये स्पेशल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, आपको मिलेगा। सेल डॉक्ट्राइन या लॉ ऑफ डॉक्ट्राइन किसने दिया? तो आंसर क्या देंगे? रुडोल्फ ने दिया। अब ये जो फाइनल सेल थ्योरी है ये क्या कहती है? तो फाइनल सेल थ्योरी दो बातें कहती है। पहली तो पुरानी वही बात है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और एक नई लाइन जोड़ दिया, क्या? ऑल सेल्स एराइज फ्रॉम कहां से? प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो वैज्ञानिकों का फिर सवाल आया, चलो ठीक है, ये सेल कहां से बनी? इस सेल से। और ये कहां से बनी? इस सेल से। तो ये कहां से बनी? और पीछे, चाहे जितना पीछे चले जाओ। कह रहे पहली सेल कैसे बनी? तो कह रहे पहली सेल पूछना है तो चले जाओ रूस, और वहां मिलेंगे एआई ओपेरिन। उनसे पूछा ना पहली कैसे बनी, दूसरी हम बता देंगे कैसे बनी। पहली बनी ओरिजिन ऑफ लाइफ से, और जब पहली बन गई तो फिर डिवीजन शुरू हो गया। अब जब डिवीजन शुरू हो गया तो दूसरी बनी, तीसरी बनी, बनती चली गई। तो हर नई सेल कहां से बनेगी? पहले से मौजूद सेल से। तो जो पहले से मौजूद है वो कहां से आएगी? वो और पहले से मौजूद। ऐसे करते करते कहां चले जाओगे? ओरिजिन ऑफ लाइफ में चले जाओगे, वहां पहली बार सेल बनेगी। तो फर्स्ट सेल कैसे बनी ये ओपेरिन बताएंगे, और अगली सेल कैसे बनी ये रुडोल्फ विर्को बताएंगे। लिखो, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? तो दो एक ही एक्सेप्शन है, क्या? वायरस
वायरॉइड प्रियांस, नॉट फॉलोज क्या सेल थ्योरी, ये सेल थ्योरी का पालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब के सब, चाहे वायरस हो, चाहे वायरॉइड हो, चाहे प्रिवान हो, ये हैं सब सेलुलर, सब सेलुलर होता है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल ना पाई जाए, ये भी सवाल आया है। अगर एग्जाम में साइंटिस्ट पूछे जाएंगे तो यहीं से होंगे। इस चैप्टर में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, या तो यहां से पूछे जाएंगे या तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पूछे जाएंगे, वहां बहुत सारे दिए हुए हैं। चलो, सेल थ्योरी, समय कौन सा है? 1838। नाम क्या है? मैथियास स्लाइडेन। हैं कौन? जर्मन बोटेनिस्ट। क्या एग्जामिन किए थे? प्लांट्स को एग्जामिन किए और क्या बताए? तो देखो लिखा है सभी प्लांट कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, और उसी से क्या बनता है? टिश्यू। बात खत्म। कह रहा उसी समय, उस समय का मतलब एग्जैक्ट उसी दिन नहीं था, अगल बगल का साल। थियोडोर यहाँ लिखा है और स्वान यहाँ लिखा है। कम से कम सही प्रिंटिंग तो सही कर दिए होते, यहाँ लिखा है वो थियोडोर को। तो थियोडोर स्वान, ईयर कौन सा? 1839। अभी जल्दी इन्होंने देश बदल दिया है, कौन सा? जर्मन जूलॉजिस्ट हो गए। कहो सब्जेक्ट नहीं बदले इनका। हाँ भाई, पहले जूलॉजिस्ट थे, अब बोटेनिस्ट हो जाएंगे, या बायोलॉजिस्ट यहाँ लिख देते, कुछ भी कर सकते थे। हाँ, स्टडीज डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, और इन्होंने रिपोर्ट किया क्या कि जो एनिमल सेल्स हैं उसमें क्या पाई जाएगी? थिन आउटर लेयर। क्या है नहीं बता पाए, लेकिन बाद में पता चला क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कंक्लूड किए किस आधार पर? तो इन्होंने स्टडी किसकी की थी? प्लांट की भी, या प्लांट टिश्यू की। तो बताया, तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ये किसका काम है? तो ये स्वान का काम है। और इन दोनों बातों के आधार पर स्वान अकेले ही क्या कर दिए? प्रपोज कर दिए क्या? हाइपोथेसिस। और क्या कहे? तो कहा बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। अगर ये लाइन एग्जाम में आ जाए तो एक ऑप्शन मिले स्लाइडेन, एक ऑप्शन मिले स्वान, और एक ऑप्शन स्लाइडेन एंड स्वान, और एक ऑप्शन मिले रुडोल्फ विर्को, तो क्या करोगे? तो सिर्फ स्वान लगाइएगा। अगर अकेले ऑप्शन मिल गया तो वही सही हो जाएगा, या तो अकेले ऑप्शन ना हो। हाँ, एक ऑप्शन है वो क्या नाम है, रुडोल्फ विर्को, और एक ऑप्शन है स्लाइडेन एंड स्वान, तो तुरंत क्या हो जाएगा? स्लाइडेन एंड स्वान हो जाएगा। अगर ये लाइन एग्जाम में आ गई तो आपका प्रेफरेंस किसका होगा? स्वान का होगा। दोनों लोग मिल गए, और मिल गए तो क्या कहा? फार्मूलेट कर दिया सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी में बात यही कही गई थी, कोई नई बात नहीं कही थी। थ्योरी क्या नहीं बता पा रही थी? तो हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड। फिर आए रुडोल्फ विर्को, कब? 1855, और इन्होंने पहली बार बताया दुनिया को क्या कि सेल के पास क्षमता है कि क्या कर सकते? डिवाइड। और पहली बार ही बताया कि जो नई सेल हैं वो कहाँ से बनती हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल। और इसके लिए फ्रेज यूज किया क्या? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ही यहाँ किसके बारे में लिखा है? विर्को के बारे में लिखा। इन्होंने मॉडिफाई कर दिया हाइपोथेसिस ऑफ स्लाइडेन एंड स्वान, और सेल थ्योरी को कहाँ ले गए? फाइनल शेप में ले गए। अब आज हम सेल थ्योरी जो पढ़ रहे हैं वो फाइनल पढ़ रहे हैं, तो देखो चेंज कर दिया। यहाँ क्या लिखा था? प्लांट और एनिमल लिखा था, और यहाँ क्या लिख दिया है? ऑल लिविंग लिख दिया, बाकी आगे सही लिखा है। और एक नई जोड़ दिया, क्या? ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यहाँ देखिए न्यू सेल लिखा है, यहाँ लिखा है न्यू सेल फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और यहाँ क्या लिखा है? ऑल सेल एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। फिर भी ध्यान रखिएगा, फाइनल सेल थ्योरी आएगी तो दोनों में क्या लिखा है? ऑल लिखा है, ठीक है।
चलिए हेडिंग डालिए ओवरव्यू ऑफ सेल, और एक डायग्राम बना रहे वो डायग्राम बना लीजिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ओवरव्यू ऑफ सेल एनसीईआरटी की हेडिंग है। ओवरव्यू का मतलब है ऊपर ऊपर से बातों को समझ लेना, जिससे कि डिटेल समझ में आ जाए, ये पर्पज है। तो पहला सवाल ये है कि ओवरव्यू ऑफ सेल समझना है तो सेल कौन सी होगी। तो टिपिकल एनिमल सेल और टिपिकल प्लांट सेल। टिपिकल का मतलब ये होता है ऐसी कोई भी सेल जिसमें स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर आपको मिल जाए। अब मान लीजिए आपको पढ़ना है एनिमल सेल, आप आरबीसी पढ़ना शुरू किए तो न्यूक्लियस ही नहीं है, तो समझ में बात आएगी नहीं आएगी। तो टिपिकल का मतलब होता है ऐसी कोई भी सेल जिसमें सेल के बेसिक स्ट्रक्चर तो साफ सुथरे नजर आ जाएं। तो टिपिकल एनिमल सेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो इनर चीक सेल, हम लोगों में चीक में इनर वाल से खुरच के उसकी सेल देखी जाए। और टिपिकल प्लांट सेल की स्टडी करना है तो प्याज की जो झिल्ली होती है, ओनियन पील, उसकी सेल को। तो ये 7th 8th में एक्सपेरिमेंट या दिखाया जाता है स्कूल में कि चलो सेल दिखाते हैं आपको, कोशिका। तो कोशिका दिखाने के लिए प्याज की झिल्ली से दिखाया जाता है। तो टिपिकल एनिमल सेल इनर चीक सेल है और टिपिकल प्लांट सेल ओनियन पील सेल है। ये मान लेते हैं कि कोई एक एनिमल सेल है, ये मान लेते हैं कि कोई एक प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो पहला ही अंतर दिखाई पड़ जाता है कि किसी एनिमल सेल में बाहर बाहर क्या मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। लेकिन जैसे हम प्लांट सेल में आएंगे बाहर बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं मिलेगी, उसके भी बाहर एक लेयर मिल गई है जिसका नाम क्या है, सेल वाल। तो पहला अंतर तो यही मिल गया। छोटे बच्चों को बता रहे ना 7th 8th में कि देखो इसमें सेल वाल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन है। तो बाहर बाहर सेल वाल मिलेगी, तो बच्चे तुरंत पूछेंगे क्या इसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, तो कहोगे पाई जाएगी, सेल वाल के नीचे पाई जाएगी। तो यहाँ सेल वाल है, सॉरी यहाँ सेल वाल है और यहाँ सेल वाल नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये इसकी डीलिमिटिंग लेयर है। डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है सीमा में। तो किसी एनिमल सेल की जो सीमा है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि किसी प्लांट सेल का डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर कौन सा होगा, सेल वाल हो जाएगा। एक अंतर तो ये हो गया। उसके नीचे क्या मिलेगा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिलेगी। थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, दोनों में पाया जाएगा डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। इस डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर का नाम न्यूक्लियस है। बच्चे पूछेंगे ये क्या है, तो कहोगे इसी के अंदर क्रोमोसोम पाए जाएंगे, उसी में जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा और जेनेटिक मटेरियल के नाम पर डीएनए होगा। और यही घटना यहाँ भी होगी, यहाँ भी डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होगा, उसका नाम न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर क्रोमोसोम होगा, उसमें जेनेटिक मटेरियल होगा, उसमें डीएनए होगा। ठीक है, तो बच्चे तुरंत आपसे पूछेंगे कि क्या सभी सेल में न्यूक्लियस पाया जाएगा या सभी सेल में डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। तो कहोगे ऐसा नहीं है, दुनिया में कुछ ऐसी सेल हैं जिसमें डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है और कुछ ऐसी सेल हैं जिसमें पाया जाता है। तो जिसमें नहीं पाया जाएगा उन सेल का नाम प्रोकैरियोटिक सेल और जिसमें पाया जाएगा उनका नाम यूकैरियोटिक। यू शब्द का मतलब होता है ट्रू और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। जिस सेल में सच्चा न्यूक्लियस हो उसका नाम क्या रखोगे, यूकैरियोटिक सेल, और जिसमें ना हो उसका नाम क्या रखोगे, प्रोकैरियोटिक सेल। तो फिर बच्चे पूछेंगे क्या न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ और पाया जाता है, तो कहोगे हाँ, चाहे वो क्या हो प्रोकैरियोटिक और चाहे क्या हो यूकैरियोटिक, दोनों सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों सेल में पाया जाएगा सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो वॉल्यूम को क्या कर रहा होगा, ऑक्युपाई। यहाँ भी वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है, यहाँ भी वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रहा है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाएगा, उसका नाम क्या रखा गया, साइटोप्लाज्म। पहला सवाल एनसीईआरटी में लिखा है ऑल सेल हैव सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जिसका नाम है साइटोप्लाज्म, जिसने पूरे एरिया को वॉल्यूम को कवर कर रखा है। कहा यही वो जगह है जहां क्या होता है,
सभी सेलुलर एक्टिविटी होती है। यही वो जगह है जहां रिएक्शन होती है जो सेल को क्या रखती हैं, जिंदा। सेल को जिंदा रखने वाली रिएक्शंस सेल में कहाँ होती हैं, तो आंसर क्या देंगे, आंसर देंगे साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, फिर चूंकि अभी क्लास 7th 8th वाले बच्चों को बता रहे हैं, तो फिर बच्चे पूछेंगे कि क्या सिर्फ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ही होता है, तो क्योंकि ऐसा भी नहीं है। किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है। क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, सेल के अंदर हैं, तो नाम क्या दोगे, सेल ऑर्गेनेल कहोगे। तो सवाल तुरंत यही फिर बन जाएगा, क्या मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल सभी सेल में पाए जाएंगे, तो कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में, और ये होते किसमें हैं, यूकैरियोटिक सेल में। तो ओवरव्यू में से इतनी कहानी लिखी है। क्या टिपिकल प्लांट सेल पढ़ना है तो ओनियन पील सेल पढ़ लो, टिपिकल एनिमल सेल पढ़ना है तो इनर चीक सेल पढ़ लो। दोनों में पढ़ोगे तो एनिमल सेल में बाहर बाहर जो उसकी लिमिटिंग बाउंड्री है वो कौन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि प्लांट सेल में बाहर बाहर क्या है, सेल वाल, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों में डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसका नाम न्यूक्लियस होता है। उसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा, स्पेशली डीएनए। ऐसी कोई भी सेल जिसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर या न्यूक्लियस हो उसका नाम यूकैरियोटिक, और जिसमें ना हो उसका नाम प्रोकैरियोटिक। सभी सेल में चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, वहां क्या पाया जाएगा, तो आंसर देंगे सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, और उस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, साइटोप्लाज्म, जिसने टोटल वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रखा होगा। यही वो जगह है जहां सेल की सारी एक्टिविटी होती है, मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। यही वो जगह है जहां वो सभी रिएक्शन होती हैं जिससे सेल जीवित अवस्था में बनी रहे। जीवित अवस्था का मतलब लिविंग स्टेट, और लिविंग स्टेट के लिए मेटाबॉलिक रिएक्शन होती हैं। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कहाँ होती हैं, तो आंसर क्या देंगे, साइटोप्लाज्म में होती हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या सिर्फ न्यूक्लियस ही है मेम्ब्रेन बाउंडेड, कहोगे नहीं, न्यूक्लियस के अलावा और भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं जिनका नाम सेल ऑर्गेनेल होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर अगर हैं तो वो यूकैरियोटिक सेल है, और अगर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। तो आगे देखते हैं। तो सवाल यह है कि जो सेल ऑर्गेनेल हैं, जो सेल ऑर्गेनेल हैं, क्या वो सब मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, तो कहोगे नहीं, सेल ऑर्गेनेल दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, अभी लिखिएगा नहीं, सुन लीजिए फिर लिखने का टाइम देंगे। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, और एक होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब जिसमें मेम्ब्रेन ना हो, तो जिनमें नहीं होगा उनके नाम आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया नाम है राइबोसोम, अगर ना मिले तो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। अगर ये भी दोनों ऑप्शन में ना मिले तो क्या करोगे, तो मजबूरी में एक आंसर और लगा सकते हो, न्यूक्लियोलस। और अगर ये भी ऑप्शन में ना मिले तो मजबूरी में एक आंसर और लगा सकते हो, क्रोमोसोम। अभी लिखो नहीं, सुनते जाओ। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा क्लोरोसोम हो गया, अरे सही कर लेते हैं। चलो, अगर नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया जाए तो या तो आंसर क्या मिलेगा,
राइबोसोम, और या तो आंसर क्या मिलेगा, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। लेकिन मान लेते हैं ऑप्शन में नहीं है और हमको क्वेश्चन सही करना है, तो फिर क्या करो, कोई और ऑप्शन होगा तो फिर मजबूरी में क्या लगाना न्यूक्लियोलस लगा लेना। अगर न्यूक्लियोलस भी ना मिले, क्वेश्चन मिल जाए, तो ऑप्शन क्या मिलेगा, क्रोमोसोम। अब आता है मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, डाउट ना पैदा करो, ध्यान से सुनो बता क्या रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर राइबोसोम ना मिले, सेंट्रोसोम ना मिले, तो क्वेश्चन छोड़ के ना आना, देखना कहीं न्यूक्लियोलस तो नहीं दिया है, वो भी ना मिले तो भी छोड़ के ना आना, कहीं क्रोमोसोम तो नहीं दिया है, वो ना मिले तो छोड़ देना, ठीक है। इनमें से कुछ मिलना चाहिए। मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब मेम्ब्रेन होगी। तो जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, और डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड में कौन कौन लोग आएंगे, तो तीन आएंगे। एक का नाम न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। फिर दूसरा बेटा लिखो नहीं, लिखने के चक्कर में न रहो। एक होता है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो जैसे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड, किसके इसके नाम बताओगे, तो कहोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर ये ना मिले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। अगर ये भी ना मिले तो लाइसोसोम, ये भी ना मिले तो वैक्यूल, और अगर ये भी ना मिले, क्योंकि ये तो सबको पता है, तो आंसर देंगे माइक्रो बॉडीज। और अगर ये भी ना मिले तो क्वेश्चन छोड़ देंगे, क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। दो माइक्रो बॉडीज हैं, पर ऑक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ये खूबसूरती होती है कि आप ऑप्शन बदलते रहो, आंसर बदलते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेम रखो, ऑप्शन बदलते रहो, आंसर बदलते रहेंगे। अभी लिखो नहीं, सुन लो पहले। इतने सारे ऑर्गेनेल हैं, ऑर्गेनेल इसमें से कौन सा ऑर्गेनेल है जो सभी सेल में पाया जाएगा। आंसर मतलब जैसे लग रहा है बिल्कुल टंग पे रखे रहते हो, क्वेश्चन जैसे बोले तुरंत आंसर बाहर। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सभी सेल में पाया जाता है। ऑर्गेनेल फाउंड इन ऑल सेल। तो जब ऑल सेल कह दिया है तो इसका मतलब प्लांट सेल भी सही है, एनिमल सेल भी सही है, प्रोकैरियोटिक भी सही है, यूकैरियोटिक भी सही। कौन सा है, तो आंसर देंगे राइबोसोम। पहला सवाल। तो राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो सब में पाया जाएगा, क्योंकि वो क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है और सब में पाया जाएगा, प्लांट, एनिमल, प्रो, यू। अब पाया कहाँ जाएगा, तो अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल है तो साइटोप्लाज्म में मिलेगा, लेकिन अगर वो यूकैरियोटिक सेल है तो कहाँ मिलेगा, तो साइटोप्लाज्म में मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा और क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो एनिमल सेल में है, प्लांट में नहीं है, तो आंसर क्या देंगे, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। प्रेजेंट इन एनिमल, ये भी क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है, एब्सेंट इन ऑलमोस्ट प्लांट, लगभग सभी प्लांट में एब्सेंट है। ऑलमोस्ट कहा है, सब में एब्सेंट नहीं, इसका मतलब क्या है, एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन हम प्लांट किंगडम में लिखाएंगे। यहां तक बात समझ में आई। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सब में है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो एनिमल में है, प्लांट में नहीं है,
तो पलट देते हैं। कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो प्लांट में है, एनिमल में नहीं है? तो आंसर क्या देंगे? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन में ना हो तो आंसर मिलेगा ग्लाइऑक्सीसोम। क्या मिलेगा? ग्लाइऑक्सीसोम। लिखो। साइड में लिखे राइबोसोम। अब राइबोसोम से जुड़े 4-5 क्वेश्चन लिख लो। एक तो नॉन मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, किसमें प्रेजेंट है? बेटा लिखते चलो, प्रेजेंट इन ऑल सेल। अब जब ऑल कह दिया तो सबका नाम लिख दोगे, प्लांट भी लिख दोगे, एनिमल भी लिख दोगे, लिखते चलें प्रोकैरियोट भी लिख दोगे, और यूकैरियोट भी लिख दोगे। अब सेल कहां, किस सेल में कहां है? तो इन प्रोकैरियोट या प्रोकैरियोटिक सेल कहां पर है? तो कहोगे एट साइटोप्लाज्म। अगर ना मिले तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये सेल मेम्ब्रेन से भी जुड़े होते हैं। एट साइटोप्लाज्म एंड बाउंड टू मेम्ब्रेन। अच्छा, इन यूकैरियोटिक सेल कहां है? तो यूकैरियोटिक सेल में कई जगह हैं। कहां? एक तो साइटोप्लाज्म में है, ओवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है। स्पेशली क्या कहोगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहां है? इनसाइड टू सेल ऑर्गेनेल। अब वो 2 सेल ऑर्गेनेल कौन से हैं? तो किसके किसके अंदर हैं? इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया और इनसाइड क्लोरोप्लास्ट। बस क्लोरोप्लास्ट में अंदर है तो इसका मतलब ये किसमें है? प्लांट में है। इतने क्वेश्चन हैं, आराम से बताएं। किसी एनिमल सेल में राइबोसोम कहां 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 है? साइटोप्लाज्म में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है और माइटोकॉन्ड्रिया। और किसी प्लांट सेल में कहां कहां है? साइटोप्लाज्म में है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है, माइटोकॉन्ड्रियम भी है और क्लोरोप्लास्ट में भी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर है लेकिन एनिमल सेल में मत पहुंचा दीजिएगा। फिर दूसरा है सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। इसके बारे में लिख लीजिए। ये भी क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है। किसमें प्रेजेंट है? प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कहां है? सेल डिवीजन में काम आता है, कैसे वो वही देखेंगे। और किसमें एब्सेंट है? एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। ऑलमोस्ट लिखा है, ऑलमोस्ट हटा दोगे गलत हो जाएगा।
मुंह न फैलाओ, लिखो। ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन एनिमल एब्सेंट इन प्लांट। हमारे साथ लिखते चले, आंसर बताओ बस। सेंट्रियोल। पलट देंगे, ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन प्लांट एब्सेंट इन एनिमल। आंसर बदल दो, क्या होगा? तो या तो आंसर क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट, या तो ये आंसर मिलेगा ग्लाई ऑक्सीसोम। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल। आंसर क्या देंगे? राइबोसोम। लार्जेस्ट आंसर क्या देंगे? न्यूक्लियस या तो वैक्यूल। बस वैक्यूल आंसर लगाने से पहले ये ध्यान रखिएगा, अगर कहीं एनिमल में वैक्यूल लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ऑर्गेनेल नॉट कंसिडर्ड एज ट्रू ऑर्गेनेल। कौन? राइबोसोम। ऑर्गेनेल विद मैक्सिमम एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया। एक बनाया हुआ सवाल है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद पता चला? कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद पता चला? अरे न्यूक्लियस तो बहुत बड़ा है यार, तो लाइट ही में दिखाई पड़ जाएगा, छोटी चीज दिखाई पड़ेगी ना। तो आंसर है राइबोसोम। इतना छोटा था कि लाइट में दिख ही नहीं रहा था, कहां दिखाई पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन में। अरे आप लोग को जो याद, जानते हो क्या है? न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक बाहर की मेम्ब्रेन, एक अंदर की मेम्ब्रेन। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पता चला, न्यूक्लियस थोड़े पता चला। नहीं समझी बात? न्यूक्लियस में दो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर। ये किससे पता चला? ये इलेक्ट्रॉन से। तो लिख लिया तो एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, फिर शेप साइज लिख लेते हैं, या लिख ही लेते हैं, शेप साइज पढ़ ही लेते हैं, तभी बोलते हैं एनसीईआरटी। हाँ लिख लेते हैं। क्या दुनिया की सभी सेल का साइज और शेप एक जैसा होता है? कहोगे नहीं, क्यों? तो क्यों दिया एनसीईआरटी में? अलग अलग सेल का काम अलग अलग है, तो जब काम अलग अलग होगा तो क्या शेप साइज एक जैसा हो जाएगा? तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन के हिसाब से उनके शेप और साइज में क्या होता है? बदलाव आ जाता है। इसी नाते अलग अलग शेप साइज हैं। लिखे? लिख लेते हैं। बेटे यहां तक हो गया सबका? चलो ये भी लिख लो। लिखिए साइज ऑफ सेल। सिर्फ रटना है, लिखते चले। पहला स्मॉलेस्ट होगे तो दो आंसर हैं, या तो पी पी और या तो माइकोप्लाज्मा। ये जो माइकोप्लाज्मा है ये भी एक प्रकार का पीपीएलओ ही है।
इसका साइज होता है 0 पॉइंट, बताओ भाई, 0.01 है, देख लो, एक जीरो बढ़ाए दे रहे हो, 0.1 किलोमीटर माइक्रोमीटर। और इसका लिखते चलो इसी तरीके, सिंगल लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल कौन है? आस्टिच है। अच्छा, एक आप आस्टिच है, मतलब आंसर शुतुरमुर्ग मत लगा देना। अच्छा, तीसरा ह्यूमन आरबीसी का डायमीटर 7.0 माइक्रोमीटर, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन, आंसर क्या है? नर्व सेल। एक स्पेशल लिख लो, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट, तो आंसर दीजिएगा फ्लोएम 5। फिर स्पेशल सवाल, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल बताओ, 1 से 2, देख लो पन्ना पलटो, 1 से क्या लिखा है? किलोमीटर। लेकिन अगर कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा बैक्टीरिया, तो कहोगे 3 से 5 माइक्रोमीटर। इसी तरीके से टिपिकल यूकैरियोटिक सेल बताओ भाई, इतना ही है, 10 से 20 माइक्रोमीटर। और बचा क्या? वायरस। कितना साइज है? 0.02 से 0.2 क्या माइक्रोमीटर। याद रखिएगा, यहां कोई भी डाटा नैनोमीटर में नहीं है। किसमें है? सब माइक्रोमीटर में है, नैनोमीटर में डाटा नहीं है। इस चैप्टर में नैनोमीटर केवल 2-3 जगह लिखा है, बस 2 ही जगह। एक राइबोसोम का साइज नैनोमीटर में है, और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो नैनोमीटर में है, वरना सारी डाटा माइक्रोमीटर में है। लिखो सब। चलो, शेप ऑफ सेल वैरी करता है किस आधार पर? ऑन बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। बताते चलो से, बस लिखते चले। चलो आरबीसी का बताओ, या ऐसे लिखो, हाँ आरबीसी का ही लिख दो। क्या कहोगे? राउंडेड एंड बाइकॉन्केव। डब्ल्यूबीसी का अमीबॉइड। नर्व्स न्यूरॉन का ब्रांच एंड इसके अलावा ट्रैकीड का इलांगेटेड, और मीजोफिल का क्या?
सब लिखना ही है। कौन छूट गई क्या कोई? अच्छा कलमनर, कहती है चलो बहुत देर से हम लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं। इन ओवरव्यू ऑफ सेल सारा निचोड़ दे दिए हैं। कह रहा है यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व, कह रहा है आप पहले देख चुके होंगे सेल को। कहाँ? ओनियन पील में या कहाँ? ह्यूमन चीक सेल में, अंडर द माइक्रोस्कोप। कह रहा लाओ दोबारा इसको समझ लिया जाए। क्या? तो देखो यहाँ टिक करो। ओनियन सेल को क्या मानते हैं? टिपिकल प्लांट मानते हैं। और इसमें क्या पाया जाएगा? बिल्कुल स्पष्ट सेल वॉल होगी जो इसके आउटर क्या बना रही होगी? बाउंड्री बना रही होगी। और उसके जस्ट नीचे क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर ह्यूमन सेल लोगे तो तब तो एनिमल सेल है, तो उसमें जो आउटर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही वही क्या है? तो ये टिक कर लो। डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल और डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। प्लांट सेल में सेल वॉल होगी और एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन या आउटर मेम्ब्रेन होगी। कह रहा सेल के अंदर जाओ, ईच सेल। तो यहाँ ईच सेल लिखा है, इसको ये मत समझ लेना कि इसमें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों आ गए हैं। क्या यहाँ प्लांट और एनिमल की बात कर रहा है। डेंस मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, नाम क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? तो क्रोमोसोम, जिसमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल। कौन सा? डीएनए। सेल जिसमें पाया जाए मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, उसका नाम क्या रखोगे? यूकैरियोटिक। और सेल जिसमें ना पाया जाए मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, उसका नाम क्या रखोगे? प्रोकैरियोटिक। चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, क्या मिलेगा? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। नाम क्या? साइटोप्लाज्म। ऑक्युपाई कर रहा है क्या? वॉल्यूम ऑफ सेल। साइटोप्लाज्म यही क्या है? मेन एरिना है किसका? सेलुलर एक्टिविटी। किसमें? प्लांट चाहे एनिमल हो। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं अगर इन इट। ये इट किसके बारे में है? ये साइटोप्लाज्म के बारे में है। तो टू कीप सेल इन द लिविंग स्टेट बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अतिरिक्त यूकैरियोटिक सेल में कुछ और मेम्ब्रेन बाउंडेड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। उनका नाम ऑर्गेनेल। जैसे बहुत नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबाडी और वैक्यूल। ये लिखा है। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाएंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल। राइबोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड है। कहाँ पाया जाएगा? सभी सेल। सभी का मतलब चाहे प्लांट, एनिमल, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। लेकिन सेल के अंदर ये कहाँ होगा? तो सेल के अंदर देखो कहाँ होगा? ये केवल साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाएगा। ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा? तो दो तो अंदर पाया जाएगा। कौन से? क्लोरोप्लास्ट के अंदर बस, प्लांट में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्लांट और एनिमल दोनों में। या कहाँ मिलेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एनिमल सेल में एक और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड मिलेगा, क्या? सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल भी कह सकते हो, जो किस मदद करेगा? सेल डिवीजन में। तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम नहीं है, तो क्या वहां सेल डिवीजन नहीं होगा? नहीं होगा। सेल डिवीजन तो होता है प्लांट में भी। इसका मतलब है कि प्लांट में सेल डिवीजन कराने की व्यवस्था फिर कुछ और होगी। एनिमल सेल में सेंट्रोसोम का रोल है, प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम ही नहीं है, तो डिवीजन तो वहां भी होता है। तो वहां कुछ और है। क्या है? तो ध्यान से सुनेंगे। एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, स्पिंडल फाइबर बनवाने होते हैं, स्पिंडल अपरेटस बनवाने होते हैं। बस स्पिंडल अपरेटस बनाने का सारा खेल है। तो यहाँ कौन बना रहा है? यहाँ सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम। तो वहां कौन बनाएगा?
पता करो, हमको बता रहा, अगर पता कर जाए तो। सेल डिफर करेंगे ग्रेटली किसमें, साइज, शेप और एक्टिविटी। माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल है। यही माइकोप्लाज्मा अगर किसी प्लांट में पैथोजेनिक होता है, इसका नाम फाइटोप्लाज्मा हो जाता है। ठीक है, इसका साइज कितना किलोमीटर है, 0.3 माइक्रोमीटर। जबकि बैक्टीरिया, तो क्या ये बैक्टीरिया नहीं है, ये भी बैक्टीरिया में ही आता है, बस सेल वॉल इसमें नहीं होती है। बैक्टीरिया का जो साइज है वो कितना होगा, तो अगर बैक्टीरिया कहेगा तो 3 से 5 और प्रोकैरियोटिक कहेगा तो 1 से 2 लगाइएगा। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी है, एगाफास्टिस। मल्टी सेलर एनिमल में ह्यूमन की जो आरबीसी है वो किसका साइज, इतना डायमीटर होता है। और नर्व सेल ह्यूमन में क्या है, लॉन्गेस्ट सेल। सेल वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कलमनर, क्यूबॉइडल, दुनिया भर के नाम लिखे हैं। शेप कहां से बदल गया, तो कहोगे शेप बदला किसके हिसाब से, फंक्शन। हेडिंग डालो, प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, हाँ इसमें एक लाइन छूट गई, जरा बढ़ा लेना, इसमें कौन है, जहां लिखे हो वहां बढ़ा दीजिए, रहे थे वहां बढ़ा दीजिए एक लाइन। प्रोकैरियोटिक सेल, उसके सामने 4 नाम लिखने हैं, बैक्टीरिया आएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा, माइको, पीपीएलओ, ये 4 लोग हैं। पीपीएलओ का प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, एक लाइन बढ़ा लीजिए वहां प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक में 4 लोग को पढ़ेंगे, कौन कौन, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसका दूसरा नाम भी लिख लीजिएगा, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया आएंगे, साइनोबैक्टीरिया आएंगे, माइकोप्लाज्मा आएंगे और पीपी, ये 4 हैं। कर लो, ये क्या है, लिखा है जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन क्या, यूकैरियोटिक सेल।